प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। 10वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे कृतिका। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने जार्ज पंचम की नाक पाठ को पूरा किया। यानी कि कहने का मतलब कृतिका के 2 पाठ हमने पूरे कर दिए हैं। दोनों के प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए गए हैं। आप जो है सभी सुंदर सुंदर लिखाई में कॉपी तैयार करें, बहुत ज़रूरी है। बाद में समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोनों लेसन को तैयार कीजिए। अब हम इसी क्रम में चलते हुए तीसरे पाठ में आते हैं और तीसरा पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आपके सिलेबस में केवल 3 ही पाठ हैं। 2 तो हमने पढ़ा दिए हैं और अगला पाठ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ आपको, उसको ये पाठ अंतिम पाठ होगा। ये बड़ा पाठ है, इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, एक एक घटना को, एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझें। और जो जिस तरह से कवयित्री मधु काकरिया हमें समझाना चाहती है, उन भावों को समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, हम एक यात्रा वृत्तांत पढ़ने जा रहे हैं। एक यात्रा का वर्णन है और ये गैंगटोक की यात्रा है, ये तिब्बत की यात्रा है जो मधु काकरिया ने की। और इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हुए हम समझेंगे। इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आता है 3 अंक का। तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार हम मधु काकरिया के बारे में जानते हैं और उसके बाद में हम पाठ के बारे में समझेंगे। मधु काकरिया ने क्या बताया? मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। यानी कि अर्थशास्त्र की जो है विषय से जुड़ी हुई और हिंदी साहित्य में कितना सुंदर लिख रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास, बहुत बड़ा उपन्यास, सलाम, आखिरी, खुले गगन के ताल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। एक तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है, नवीनपन आता है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं और अपसंस्कृति जो हमें नहीं सुहाती, नहीं अच्छी लगती, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, यानी कि शहरों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। लाल बत्ती इलाकों की यानी कि राजनीति की पीड़ा कह दीजिए, उनकी रचनाओं में विषय रहे हैं। इसके बाद ये तो उनका जीवन परिचय था प्यारे बच्चों। इसके बाद हम आते हैं जो है पाठ में और पाठ को एक बार पाठ का सार देखते हैं और सार पढ़ने के बाद में हम देखते हैं। सार उनका इस प्रकार है। साना साना हाथ जोड़ी, ये पाठ का नाम है। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ। ये नेपाली भाषा के शब्द हैं। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दु प्रार्थना तिम्रो मायस्तावज है, यानी कि छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना करती हूँ। डोट डोट, इसका मतलब बात और भी पूरी नहीं हुई है, आगे है। तो ये पाठ का नाम उसने दिया छोटे छोटे हाथों से। यानी कि प्रकृति की सुंदर व्यवस्था को देखकर उसने हाथ जोड़े। किस तरह से जोड़े? महानगरों की भाव शून्यता महानगरों में कवयित्री प्रकृति की सौंदर्य को देखने के लिए महानगरों में से निकल कर गई थी। बड़े शहरों में फ्लैट जीवन में रहती हुई निकल कर के गई थी। भाव महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत होता है एक मशीन की तरह से, जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। यानी कि महानगरों के भाव शून्यता, बिल्कुल चुपचाप मौन जीवन, भागम भाग और यंत्रवत मशीन की तरह ऊब करके
ऐसे मधु काकरिया जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। वह महानगरों में रहते रहते ऊब जाती है, उबाऊ जीवन से वह दूर जाना चाहती है और उनकी यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ। मैं पूर्वोत्तर भारत, पूर्व के भारत के सिक्किम राज्य की, पूर्व के भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी, ध्यान से सुने, पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। ये बात है इसमें। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत, अनंत, इतना ज्यादा सौंदर्य, अद्भुत काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है। एक कविता की तरह से काव्य भाव से जोड़ करके उसका वर्णन किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य, हिमालय का जो प्रतिक्षण प्रतिपल बदलने वाला रूप सौंदर्य, हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हो। महिला यायावरी जीवन की विशिष्टता को, जंगली जीवन की विशिष्टता को इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यानी कि इस यात्रा वृत्तांत में एक विशेष जीवन शैली को देखा जा सकता है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, प्रसन्न ही नहीं होती है, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव, कमियां, गरीबी को भी रेखांकित करती है। मूल बात ये है, जो ये बात बताने जा रही है, पूरे पाठ में यही बातें हुई है। साथ ही ये बताती भी नहीं बोलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहने का मतलब, जिन रास्तों से हम जाकर के प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने जा रहे हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य के आनंद में पता नहीं कितने गरीब लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई है, जब जाकर के वे रास्ते बने हैं। इस पाठ में पीड़ा सौंदर्य का अद्भुत मेल है। पीड़ा और सौंदर्य, ये अद्भुत बात है। पीड़ा के बीच सौंदर्य, पीड़ा में सौंदर्य थोड़ी होता है, यानी कि वो दुखों के अंदर भी जीवन को सौंदर्यपूर्ण बिता रही है। इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। ये जब हम पढ़ते हैं तो अपने हृदय में, मन में क्या पैदा होता है? अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं कि कितना उनका जंगल में रहते हुए अद्भुत जीवन है। हम महानगरों में रहते हुए भी हमारी सभी प्रकार की कमियां रह जाती हैं, लेकिन वे जंगलों में रहते हुए भी, जबकि हमारे लिए इतना कर रही हैं, हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगी रहती हैं, इतना कर रही हैं, तो उनका जीवन किस प्रकार का है। लेकिन कवयित्री ने कहा है कि वे अपने जीवन को फिर भी सौंदर्यता से परिपूर्ण मानती हैं। हम शहरों में रहते हुए कितने आनंद से हर चीज का सुख भोग रहे हैं, वे इतने सुखों को न भोगते हुए भी उनका जीवन अद्भुत है। पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ, यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ, अज्ञात स्थलों की यात्राओं में मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञात जिन स्थलों के बारे में हम कभी जानते नहीं हैं, उन स्थलों की जानकारी के बाद साथ साथ भाषा, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। एक कोने से दूसरे कोने में भाषा और संस्कृति का ज्ञान भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। हम हमेशा अपना जो भाव रटते रहते हैं, इससे कहीं ये संकुचित विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा से दूर ले जाती है कि ये सारा तो
ईश्वर का है, प्रकृति का है। हम तो वैसे ही इसके एक क्षुद्र से प्राणी हैं, एक इस विराट प्रकृति के छोटे से प्राणी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उसने अपने इसमें बताया है भाव। और इसके बाद में पाठ शुरू हो जाता है, साना साना हाथ जोड़ी। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद आगे चलते हैं। पाठ है प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तीसरा पाठ, छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ मधु काकरिया। मैंने हैरान होकर देखा, पाठ शुरू होता है। एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैंने हैरान होकर देखा, आश्चर्य में पढ़कर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर तारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ये था प्रकृति सौंदर्य। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका कहती है कि वह गैंगटोक शहर का सौंदर्य था, इतना अद्भुत जैसे कि सारे तारे नीचे आ गए हों। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। यानी कि सब कुछ सौंदर्य से भरा हुआ था, सब कुछ सौंदर्यपूर्ण था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दो प्रश्न आ गए कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, किस तरह से गैंगटोक शहर लग रहा था। पहला ही प्रश्न इसमें आता है, उसका जो है पहला ही प्रश्न है इसमें कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में गैंगटोक शहर किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यानी कि हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा है था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। यह वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। ये है किस तरह सम्मोहित कर रहा था, इस तरह से लेखिका को अपनी ओर आकर्षित या सम्मोहित कर रहा था। अगला प्रश्न भी यहीं पर है, मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर। मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि वहाँ का प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति बड़ा मेहनती है। वह सौंदर्यता और स्वच्छता में विश्वास करता है। वह हमेशा अपने चारों ओर गंदगी नहीं होने देता है। वह हमेशा स्वच्छता पवित्रता में कार्य करता रहता है, लगा रहता है, मेहनत करता है। और इसीलिए वहाँ के जीवन को, वहाँ के सौंदर्य को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ये दो प्रश्न यहाँ पर प्यारे बच्चों आ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और वह रहस्यमय सितारों भरी रात, जो जो प्रश्न बीच में आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, आकर्षण पैदा कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। यानी कि मैं उस विराट सौंदर्य को देख करके, उस विराट सौंदर्य को देख करके बड़ी अद्भुत, यानी कि जादू भरे क्षणों को देखकर मेरा स्थगित हो गया था, शून्य हो गया था, चेतनाहीन हो गया था, अर्थहीन था मैं। मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ स्थिर, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता, इंद्रियों से परे में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। इस तरह से वह सौंदर्यता, जैसे कि इस प्रकार का सौंदर्य था, वह सम्मोहन शक्ति जगा रही थी उसके अंदर। ये सौंदर्य देख कर के गैंगटोक शहर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसका उत्तर यहाँ तक, अतीन्द्रियता, इंद्रियों से भी परे। मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना सौंदर्य उसके अंदर भरा होगा। डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, जादू से बनी, अर्थात उसमें पल पल परिवर्तित होता रूप। उस चादर में भी उस जादुई चादर का है, झालर का है उसे, अर्थात उसमें रूप परिवर्तित होता रहता था। धीरे धीरे एक उजास, एक रोशनी, एक प्रकाश उस शून्य में से फूटने लगा। एकदम देखो, ये कल्पना और भावों से जुड़ी हुई बातें कवियत्री अपने भावों से जोड़कर लिख रही है।
एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दूह प्रार्थना हारमो जीवन तिमरो को से ली। साना साना हाथ जोड़ी, ध्यान से पढ़ें, ये पूरी पंक्ति है। जब वहां पर डॉट डॉट लगा रखे हैं इसका मतलब बात पूरी नहीं हुई है। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दूह प्रार्थना हारमो जीवन तिमरो को से ली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये है पाठ का भाव, ये है पाठ का अर्थ। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, क्यों करती हूँ? प्रकृति की तरफ। वास्तव में प्रकृति बड़ी सुंदर है, हमें बहुत नायाब, हमें सुंदर बना रही है, हमें सिखा रही है। प्रकृति हमें सिखाती है और हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इसलिए मेरा सारा जीवन अच्छाइयों की ओर समर्पित हो जाए। ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, ध्यान रहे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के क्यों भागी? सौंदर्य को देखने के लिए, प्रकृति के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही यहाँ पर बात की जाए, इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम की, जगह जगह की रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। यानी कि इतना सौंदर्य देख करके कवयित्री कहती है मानो मैं तो यानी कि फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। ये युमथांग और गैंगटोक की इतनी दूरी थी प्यारे बच्चों। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। फूलों से लदी घाटियां, प्रकृति की वादियां मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, ड्राइवर कम गाइड यानी कि ड्राइवर के साथ साथ वह गाइड भी था, जितेन नार्गे मुझे बता रहा था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, क्या वहां पर बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, अचानक झटके से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइप और धूपी के खूबसूरत। यहाँ पर एक प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी, यानी कि एक गाइड के गुण बताइए। 3 अंक का प्रश्न बनता है, एक गाइड के गुण बताइए। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था क्या वह बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ एकदम झटके से। मुझे वास्तविक रूप से वहां जाने के लिए बर्फ ही देखनी थी, बर्फ देखने के लिए ही मेरा उत्साह बना हुआ था और मैं बर्फ देखने के लिए ही उत्साहित होकर वहां जाना चाहती थी। चलिए तो जगह जगह गदराई पाइप और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे, आगे की तरफ जाने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न आ गया, ध्यानपूर्वक सुने। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने मुझे समझाया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है,
ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कई बार किसी ध्यान दें, कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पताकाएं, झंडे लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी जीप नज़र उसकी जीप पर लगी, इसमें लगी लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा तिब्बती गुरु। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने देखा है किस तरह से प्रकृति का सौंदर्य। अगले वीडियो के अंदर हम आगे बताएंगे। तब तक आप प्रश्न लिखते रहिए, सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी तैयार कीजिए। अगले वीडियो आने तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।